सीरीज में लगे हो, सीरीज में नहीं, ये सारे पैरेलल में होती, लेकिन वो स्विच का मटेरियल का इसके साथ क्या लगा है? पीछे तो कंडक्टर लगा हुआ है, कंडक्टर को हमने टच किया मीटर से, तार कम पड़ गई होगी। स्टैंड टूटे भी होंगे, ये देखें ना स्टैंड, ये शुरू में होता है, ये अगर थोड़े स्टैंड लगे हुए हैं, थोड़े स्टैंड लगे हैं, नहीं ये कह रहे हैं कि थोड़े स्टैंड लगे हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक ही होगा, ठीक है, आप लगाएं तो क्या वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इससे? इससे तो नहीं होगा। रेजिस्टेंस का फर्क, वो मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस का फर्क, अगर रेजिस्टेंस का फर्क होता 247 उधर आ रही है तो उधर ही भी 247 आ रही है, फिर रेजिस्टेंस की वजह से इधर तो कम आनी चाहिए सबसे, वो जो इधर कम आ रही है उधर भी वही कम आ रही है सेम, इसका मतलब ड्रॉप का मसला नहीं है। और क्या है, कम ज्यादा हो रही है तो कम ज्यादा तो नहीं हुई, वो देखें इधर भी फिक्स है 247 248 फिक्स है, कम वाली कम फिक्स है, ज्यादा वाली वो भी फिक्स है, वो भी कम ज्यादा सर वो एक केबल ही चाहिए, कोर चेंज हो, कोर वेरी गुड, ये देखे ना 3 पहुंचे। और कोई आंसर दें कोर चेंज से क्या मुराद है, इसको जरा आप डिफाइन करें क्या केबल की कंपनियों का कोर से क्या मुराद है आप? जैसे 2 कोर 3 कोर है वैसे लो, इसमें 3 आ रही होगा, एक में 2 आ रही है, ये और तो ये भी है ना, आंसर कॉपर का होगा, किसी बिजली का होगा। ये मटेरियल का मैंने आपको बता दिया कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये अभी इधर नहीं लग रहा पैरेलल, क्योंकि एक ही दफा वायरिंग की है, इसमें मुझे नहीं लगता क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनके 3 फेज होता है ना, एक जो है वो वायर जो केबल है वो एक फेज पे लगी हुई है, दूसरे पे लगी हुई है, ये प्रॉब्लम है। ये 3 फेज है ना, 3 लगे हुए ना, अगर जहां जहां इधर भी 3 थे या 3 ही थे, इसका मतलब है कि इन्होंने 3 फेज लिए हुए, एक फेज और न्यूट्रल, एक स्विच लगा दिया, ये सिंगल फेज है सारे, तो एक फेज और न्यूट्रल, दूसरा जो फेज है और न्यूट्रल सेम, उससे दूसरा स्विच चलाया, और तीसरा फेज और तीसरा न्यूट्रल सेम, उससे तीसरा चलाया। अब आपने जहां जहां आपने देखा होगा एक पहला फेज जिसको रेड कह रहे हैं, RYB रेड येलो ब्लू, आर और न्यूट्रल लगा हुआ है, RN, उधर भी RN उधर भी RN, उधर उनकी वोल्टेज सेम हो। इस तरह जो दूसरा है फेज, उसमें वोल्टेज फेज में अब वोल्टेज में डिफरेंस है, क्यों कि यहाँ आपके फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक फेज है आपका, तो एक फेज पे लोड हो सकता है ज्यादा हो, समझ आ रही है, 3 होते हैं, एक रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल, ठीक है, RYB और N। अब यहाँ सारा सिंगल फेज लोड है, ये सारा हो सकता है, ये पंखे और ट्यूबलाइट सारी हमने इस पे चलाई, रेड पे चलाई। अब दूसरा जो रूम होगा, कुछ रूम हमने इसमें पूरा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आधी लोड जो है हमने रेड पे किया होगा, दूसरा फिर Y और N पे होगा आधा लोड, फिर जो है वो B पे होगा, ठीक। अब जिस पे वोल्टेज कम है ना, जिस फेज में आ रहा है, उसका मतलब उस पे लोड इस वक्त ज्यादा चल रहा है, सही, उस पे लोड ज्यादा चल रहा है, बाकी बंद होंगे, कमरे बंद होंगे, लेक्चर हॉल बंद होंगे या कुछ और बंद होंगे, तो वो बंद है तो उधर वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो कुछ पे लोड इस वक्त ज्यादा है, लेक्चर हॉल में जहां जहां वो था उस पे लोड ज्यादा चल रहा है, इस वजह से वो, या उसमें कई जगह पे हमारी मोटरें भी लगी हुई मशीनें, तो वो कभी चलाते हैं, तो जिस फेज में लगी होगी उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन रीजन मुझे जो लगी है वो यही होगी, और प्रोबेबली यही है कि बाकी चीजें जो है ना वो सेकेंडरी बन जाती हैं, कि मेन रीजन यही इस वक्त नजर आ रही है, ठीक है, अगर बाकी चीजें सेम है। एक तो ये हो गया। अब हमने कहाँ पहुंचे थे बोला, हाँ, तो करंट की बेस पे हमने देखना था, तो वोल्टेज हमने देखी, यस। तो यहाँ से देखे आपने पावर निकाली, सिंगल फेज अगर है तो VI cos और थीटा इस तरह हमने निकाली, तो वोल्टेज आ गई आपकी, करंट भी आपको जो है ना करंट आपने निकालना है, पावर आपको पता है, कोई भी आपने मोटर कोई भी चलानी है उसकी कैपेसिटी उसके ऊपर लिखी होगी पावर। अच्छा, cos थीटा भी एफिशिएंसी 8.8 ले ली, इससे आपने करंट निकाला, ठीक। अब ये जो करंट आ गया, हम जो वोल्टेज ड्रॉप है नॉर्मली सिंगल फेज के अंदर हम 2% लेते हैं, तो 2% वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है, हम देखते हैं केबल के अंदर डेफिनेटली ड्रॉप होगा, वो 2% एक ले लेते हैं ताकि जस्ट फॉर वर्स्ट केस है, तो 2% ड्रॉप लिया, तो 2% ड्रॉप का मतलब है करंट जो है वो ड्रॉप की वजह से बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर हमने सेम फ्लो करानी, तो 2% इस करंट का जो है वो बनेगा 0.1358। इस करंट को जो 2.8 मजीद इस पर ऐड कर देंगे ताकि केबल थोड़ी सी ज्यादा करंट रेटिंग के लिए, तो जो असल करंट है उसमें थोड़ा ड्रॉप वाला करंट भी ऐड किया, 7 एम्पीयर बन गया। ये 7 एम्पीयर के हिसाब से हम देख लेंगे यहाँ,
हमारी जो है 7 एम्पियर की रेंज में 1.4 mm की केबल है, ये यूज़ करेगी, इस रेंज में आ जाना है, ठीक है। या इधर भी कहीं जो छोटी रेंज में होगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करंट की बेस पे हम डिफरेंट जो है वो रेटिंग ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप देखें अगर 3 फेज हो तो 3 फेज की अगर आपकी मशीन 3 फेज है तो उसमें आपने P = √3 दिया, cos ऑफ थीटा एफिशिएंसी होती है, तो √3 आता है और ये लाइन वोल्टेज होती है। तो ये लाइन वोल्टेज आपकी क्या है 440। जिस तरह वो अगर कितनी थी है, अगर ये 230 है ना, इसको √3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 230 मल्टीप्लाई बाय 1.732 कितना आता है 1.732 √3 होता है 398 आया, ये 400 आई है। अगर 230 वोल्ट सिंगल फेज हो तो फिर उसकी लाइन वोल्टेज बनती है 400। 440 का मतलब है कि ये फिर इन्होंने ली होगी 250, देखिए ये 240 कितनी बनती है, 240 से मल्टीप्लाई करें 240 मल्टीप्लाई बाय 1.732 कितना बनता है 415.68 हाँ 415 बनी है, 440 करनी है, 440 को √3 से डिवाइड करते हैं, उससे पता चल जाएगा ये कितनी, ठीक सिंगल 254 250 वोल्ट तकरीबन 250 वोल्ट लेते हैं, 250 वोल्ट लेते हैं, तो उसके रेलिवेंट जो लाइन वोल्टेज बनती है वो 440 बनती है। 3 फेज के अंदर वो 440 बनेगी। तो इसके बाद आई करंट और फिर पावर फैक्टर और ये cos थीटा ले लिया, तो ये हम इससे कर लेंगे। ये पावर फैक्टर cos थीटा मशीन पे दिया और फिर भी ठीक है, वरना हम पावर फैक्टर का एक एक्सपेरिमेंट भी आप करते हैं आगे नेटवर्क एनालिसिस में करेंगे, पावर फैक्टर कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंट जो है ना 3 फेज और सिंगल। तो पावर फैक्टर मीटर भी होता है, डायरेक्ट पावर फैक्टर मीटर से आप उसका वो निकाल सकते हैं। तो ये आपका करंट आ गया। जब ये करंट आ गया इसमें आप 3 फेज के अंदर वोल्टेज ड्रॉप 5% रखते हैं डाल नहीं। अच्छा 5% है तो इसका 5% निकाल लें, करंट आ गया, इस करंट को ऐड करेंगे आपका टोटल आ गया 21,52 करंट है। 21,52 के रेलिवेंट देख लें आपको, 21,52 जो करंट है उस हिसाब से देख लें कि केबल का साइज आपका, जब इधर से देख लें जो केबल का साइज आपको तो वो चाहिए होगा वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह आप केबल को साइज को सेलेक्ट कर। अच्छा आप देखिए, आपने फॉर एग्जाम्पल गेज निकालना है, आपको बताया जाए कि गेज नंबर इसका क्या है, आपको केबल दी जाए, फॉर एग्जाम्पल यही केबल है तो इस केबल के अंदर आपको बताया जाए कि आप बताएंगे इसका गेज क्या हो। सबसे पहले आप पूछेंगे कि आप स्टैंडर्ड वायर गेज यूज करना चाह रहे हैं या अमेरिकन वायर गेज, तो ये आपको पूछना है, ये टेबल मिल जाएगा। इस अमेरिकन वायर गेज स्टैंडर्ड वायर गेज में डिफरेंट इसका mm में डाया डिफरेंट होगा, उस हिसाब से आप इसको क्या करेंगे फिर निकालेंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इसका mm में निकालना है आपने, स्टैंडर्ड वायर गेज है, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर आपको बता दिया स्टैंडर्ड वायर गेज है, इस तरह यहाँ लिखा हुआ है आपको, ये जो गेज लिखा हुआ है इस गेज में भी अगर देखें आप तो ये स्टैंडर्ड वायर गेज है, ये SWG लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड वायर गेज टूल है। इसमें भी केबल को आप अंदर डालें, केबल डाल के आप उसका गेज नंबर 1 है, 2 नंबर है, 3 4 5 6 7 8 20 ये 31 है, 31 के बाद ये स्टॉक 32 33 34 35 36 तक है, ये 36 तक। तो आप गेज नंबर यहाँ से भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गेज नंबर यहाँ स्टैंडर्ड इसके अंदर ये टेबल लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें इसमें आपको अगर 1 नंबर गेज है तो ये देखें इसका इंचेस में डाया लिखा हुआ है स्टैंड का 0.3, ये 0.3 है इसमें। और इसी तरह जो है 7.62 जो है A1 7.62 लिखा हुआ है। इसी तरह 2 और 3 नंबर गेज देखें तो ये 0.252 ये लिखा हुआ है। और इसी तरह जो है 6.401 है ये। तो इस तरह आप जो है ना स्टैंडर्ड वायर गेज का ये इस तरह टूल भी मिल जाता है, इससे भी कर सकते हैं। या फिर ये है आप जो है ना इसको इसका mm में डाया खुद निकाल लें, तो अभी सिक्योर गेज से हम निकाल के देखेंगे आखिर में, तो इससे आप इसका खुद निकाल लें, निकालने के बाद आपको mm में पता चल जाएगा। आपको अगर वायर दी जाए तो आपने इसका सिक्योर गेज से निकालना है, पहले mm में डाया निकालने के बाद फिर आपने इधर से mm देख लेना है, जो भी बनता है उसका आगे यहाँ से गेज नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। एक तो ये हो गया। अच्छा अब आप देखें ये तो mm में हो गया, अगर आपने इसका एरिया निकालना है mm स्क्वायर में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 1.5 mm स्क्वायर लिखा हुआ है, तो mm स्क्वायर में निकालना है तो यही जो आपका डाया आएगा, एक डाया आया आपका फॉर एग्जाम्पल कोई भी डाया आ गया जो हम सिक्योर गेज से या वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं, उस डाया को आप डिवाइड करें 2 पे पाई r स्क्वायर से, तो यानी r जो है वो d/2 होगा, उसको स्क्वायर करें मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आपका एरिया आ जाएगा एक स्ट्रैंड का। जितने भी उसके अंदर स्ट्रैंड होंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं किस थे 16 तो इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो वो आपका टोटल mm स्क्वायर में केबल आ जाएगी, ये इतने mm स्क्वायर की केबल है, ठीक है। इस तरीके से आपका वो आ जाएगा। तो एक ये तरीका है। अब आप देखें इसके अंदर अब आपने केबल में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक पोल है जो घर के बाहर होता है। इलेक्ट्रिक पोल से केबल आती है हमारी एनर्जी मीटर में। इस केबल का साइज क्या होगा, जितना घर का लोड है उसको आप कैलकुलेट कर लें। जिस तरह फैन, इस तरह सारी चीजें जो है सॉकेट उनका जो कनेक्टेड लोड है सारा देख लें, कैलकुलेट कर लें। अब देखें इतना लोड हमारे घर में होगा। अब हम उस बेस पे उसका जो करंट आएगा या पावर की बेस पे करना है तो पावर की बेस पे भी चार्ट मिल जाते हैं। पावर की बेस पे 5000 वाट है तो 2000 वाट है या 4500 वाट है, या इस तरीके से जो है ना आपको ये कुछ रीडिंग दी भी होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उससे रूम तक जाना है आपने, या जो है आपका स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड है या एनर्जी मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो ये सारा आपको कुछ वैल्यू मिल भी जाती है, वरना आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अच्छा, अब आप देखें तो इलेक्ट्रिक पोल से आपका एनर्जी मीटर आ गया, एनर्जी मीटर से आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ गया। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे आपके अगर फ्लोर ज्यादा है, 2 3 4 फ्लोर है, तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक घर में जाएगी, एक फ्लोर में, फिर दूसरे में, तीसरे में, इस तरह। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसके बाद आपके स्विच बोर्ड आ जाएंगे। एक कमरा यानी एक रूम का स्विच बोर्ड होता है, फिर इस तरह दूसरा कमरा चला गया उसके स्विच बोर्ड हो गए। जिस तरह यहाँ आपको देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसका, एक इधर भी है और इधर भी है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। और इसके बाद देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से नीचे ये स्विच बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। स्विच बोर्ड है इसका, इस कमरे का, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्विच बोर्ड आ जाएगा। स्विच बोर्ड पे आपने बल्ब लगाया होगा, फैंस लगाए होंगे एक में, और इसी तरह फिर आगे स्विच बोर्ड में जाएगी। तो जो पावर सर्किट होगा वो अलग से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आएगा। पावर सर्किट में मैंने एसी के लिए बताया, जैसे छत पे लगे होते ऊपर या दीवार पे लगे या नीचे लगे होते हैं जब फ्रिज वगैरह लगाते हैं, तो वो आप इधर से देखें इलेक्ट्रिक पोल से एनर्जी मीटर, फिर एनर्जी मीटर से आप देखेंगे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के दरमियान, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जितना लोड है ये सारा कैलकुलेट कर लें। जितना लोड आएगा वो 5 किलोवाट आया है या जितना आया, उसके बाद आप उसकी बेस पे आप केबल का साइज सेलेक्ट करें, और करने के बाद यहाँ आप देख लें कि इलेक्ट्रिक जो है एनर्जी मीटर तक ये केबल लगा लें। उसके बाद यहाँ मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अगर इसके दरमियान भी एक ही आपकी लाइन जा रही है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की, इधर से एनर्जी मीटर से और ज्यादा नहीं निकल रही, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी मीटर से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इस तरह आपने 2 3 घरों को दी हुई है, इस तरह की सूरत हाल है, तो फिर आपका एनर्जी मीटर से जो इलेक्ट्रिक पोल से ये केबल इसका साइज बढ़ जाएगा। तो इसके बाद नीचे वाला जो है एनर्जी मीटर से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे एक घर का लोड या जो आपने जो पोर्शन इस पर लगाया हुआ है उसका लोड कैलकुलेट करें। 4 स्क्वायर mm की या 6 की है या आपकी जो है वो 10 की है, जितने की भी यूज होती है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की वो केबल लगा दें। अच्छा, इसके बाद आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से देखें आगे लोड जो बाकी लगा हुआ है, अगर एक ही मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ये सर्किट इस तरह चल रहे हैं तो आप देखेंगे मेन डिस्ट्रीब्यूशन ये केबल डिसाइड होगी। इसके बाद यहाँ से देखें एक ये रास्ता जा रहा है आपका 2 कमरों में जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, और इस तरह ये नीचे पावर सर्किट है उसमें जा रहा है। तो आप डिसाइड कर दें कि ये जो पूरा लोड है इस कमरे का वो कैलकुलेट करें, और आप यहाँ से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो ये केबल जा रही है, मेन केबल जो स्विच बोर्ड के थ्रू जा रही है, वो आप उसको आप जो है वो उसका स्क्वायर का साइज कर लें 2.5 फॉर एग्जाम्पल है, तो वो डिपेंड आप चेंज करें इस तरह ही है। उसके बाद स्विच बोर्ड से जो आगे फैन को जा रही है वो नॉर्मली 1 mm स्क्वायर की होती है, लेकिन उसको भी आप डिसाइड कर लेंगे बल्ब है या फैन है, तो फैन को जो जा रही है वो आपकी केबल उसका करंट रेटिंग कितनी, ये फैन है कितने चला रहे हैं, एक स्विच बोर्ड से नॉर्मली एक फैन ही होता है, तो वो आपकी जो केबल जा रही है वो आप उसका साइज जो है वो सबसे छोटी केबल जो भी उसका करंट रेटिंग है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह पावर सर्किट है, इस पे एसी चलाना है, तो एसी चलाना है तो आपका एसी पे भी डिपेंड करता है कि आपका एसी कौन सा 1.5 टन का है, उसका आपका केबल साइज और है, 2 टन है उसका साइज बढ़ जाएगा। तो आप वो फिर पावर सर्किट इस पे एसी चलाना है तो आप देख लें यहाँ, तो वो आप उसकी वो अच्छा पावर सर्किट जो है वो नॉर्मली हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लाते हैं, स्विच बोर्ड से नहीं निकालते। कुछ जगह स्विच बोर्ड में भी अगर किसी ने स्विच बोर्ड पे इलेक्ट्रिशियन ने निकाला हुआ तो फिर उसने स्विच बोर्ड से निकाला है, उसने स्विच बोर्ड से पीछे जो ये केबल आ रही है उसका साइज बढ़ा दिया होगा। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल देखें मेरा स्विच बोर्ड इधर लगा हुआ है पहले से, मैंने इधर एसी लगाना है तो मेरा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उधर है, तो एक तो यह कि मैं यहाँ से ना स्विच बोर्ड है इधर आप जो एसी लगाना है इसकी पूरी केबलिंग करूँगा आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ले लिया। मेन तरीका ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डायरेक्टली एसी वाला लहदा होती है पावर। दूसरा देखो कुछ जगह पे ऐसे भी है कि वो उन्होंने स्विच बोर्ड से निकाल के दे दी है, तो अगर स्विच बोर्ड से एसी को दे दिया तो इसका मतलब इस स्विच बोर्ड से जो पीछे केबल आ रही है फिर उसने वो केबल का साइज बढ़ा दिया ये वाला, ठीक है। तो डिपेंड करता है, मकसद आपका ये है कि आपने लोड के हिसाब से केबल को डिसाइड करना है। स्विच बोर्ड से किसी ने निकाली है तो उससे कंफ्यूज नहीं हो रहा कि स्विच बोर्ड से निकाली इसको तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आना चाहिए। वो आपने सर्कमस्टांसेस वहाँ सिनेरियो क्या बना हुआ है घर का,
वहाँ क्या सैनरियो है, वहाँ से क्या सूरत बनी हुई है, इस सूरत के हिसाब से आप डिसीजन ले लें, ठीक है। तो इस तरह आप आपकी वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल सैनरियो पता चल गया। अब हम देखें अगर फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर है तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। वर्नियर कैलिपर है फॉर एग्जाम्पल, इसको यूज़ करने का तरीका डिटेल इसको दोबारा भी देखेंगे एक दफ़ा। फॉर एग्जाम्पल देखें इसकी ये डेप्थ निकालनी है किसी चीज़ की, ये ऊपर भी जॉज हैं वहाँ से निकाल सकते हैं इसका डाया, इंटरनल डाया किसी का निकालना है, और इसी तरह जो है ये नीचे इससे। तो ये एक इसका मूविंग स्केल है, वर्नियर स्केल है, मूविंग स्केल, और इसका एक मेन स्केल है, ठीक है। तो अब आप देखें तो इसका किसी भी चीज़ का डाया निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हम इसका डाया निकालते हैं, तो इसका डाया निकालने अगर तो इस तरह इसको रखें बीच में, ऊपर से लॉक भी कर देते हैं ताकि ये मूव ना हो, इस तरह ये लॉक कर दें, ठीक है। तो मेन स्केल जो है उसकी रीडिंग आप देख लें। अब ये देखें इसको अगर आप चेक करें तो आपने ये अच्छा इसमें जीरो एरर भी देखना है आपने, आपका जीरो एरर आया ना फॉर एग्जाम्पल देखें इसका जीरो होगी तो जीरो साइड का रहे हैं मेन स्केल के साथ, ये नीचे वाला जीरो वर्नियर स्केल का। लेकिन अगर इसका जीरो इधर हो लेफ्ट साइड पे यानी नेगेटिव साइड पे हो तो आखिर में रीडिंग में आप इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करें। ऐड करेंगे। ये देखिए जीरो जो है ना मेन स्केल के जीरो से इधर आ रहा है, इसका मतलब ये जो असल रीडिंग है उससे कम ले रहा होगा, छोटी रीडिंग देगा। तो छोटी है तो ये रीडिंग एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव एरर होगा तो ये आंख में ऐड होगा। अच्छा अगर ये जीरो इधर आ रहा है पॉजिटिव साइड में, इसका मतलब पहले से ये कुछ रीडिंग ले रहा है, हमने रीडिंग शुरू नहीं की, वो जो पहले से ले रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव रीडिंग जो होगी उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम करके अब देखें इसको लॉक करेंगे, यहाँ से लॉक करके ये मेन स्केल जीरो से पहले हम देखेंगे, इसको जीरो से पहले देखें, ये जीरो जो है इसको, ठीक है। अच्छा ऐसे इसमें देखें ज़रा आप कि इसके अंदर जो जीरो से पहले जो है ना इसकी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो हम चेक करते हैं कितनी। जीरो से पहले 1.3 1.3 ये सेंटीमीटर में हमने मिली में करना है तो ये एक एक स्केल पढ़ना पड़ेगा हमें। 0 से 1 कितने हैं? ये एक तक जो है वो 10 है जी सर। 10 के बाद अगले कितने हैं? 3 है 0 तक। नहीं 3 नहीं, 3 से पहले है ना 0, तो फिर तीसरा काउंट नहीं करेंगे, ऐसी है ना? जी सर 3 से 2 पहले करेंगे, हाँ 2 करेंगे, तो 2 और ये 12 हो गए, 12 ये 12 मिलीमीटर हो गया, ऐसी है ना? मामी वाला क्लोज करो कैसे वेल और दे रहे और ले आएंगे बस इसको।